अब आप ये बताएं, एक छोटा बच्चा इतना भारी सामान उठाकर जब लेकर जाएगा तो उसकी बैकबोन पे क्या असर पड़ रहा होता है, तसव्वुर ही नहीं है। हमारे मुल्क में तसव्वुर ही नहीं है कि कोई लेबर इंस्पेक्टर जाएगा और जाकर जो है वो डिटेल्स मांगेगा, बी फॉर्म मांगेगा या बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा। इस चीज़ का यहाँ पे तसव्वुर ही नहीं है। जैसे बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या है, कई सौ लोग बेचारे शहीद हो गए। चाइल्ड लेबर जो है वो काम कर रही है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है जो कि हज़ार्डस है, आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो ये रिजवाना का मामला आया था बच्ची का, जिस पे तशद्दुद किया गया था जज साहब की बीवी ने, और वो भी केस चल रहा है इस वक्त, और बच्ची की सर्जरी भी हुई, बच्ची का भी बयान भी रिकॉर्ड हुआ है। वो कह रही है मुझे रॉड से मारा गया, सर पे कीड़े पड़ गए। एस्बेस्टॉस जो है वो पूरी दुनिया में बैन है। जो लकड़ी का बुरादा है उसका काम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो घरों के अंदर लकड़ी का काम हो रहा होता है। तो ये तो लेबर इंस्पेक्टर्स तो कमाल के लोग हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई जो चल रहा है चलने दो, हमारा जो है ना वो रोज़ी रोटी चलती रहे, आपने जिस तरीके से फैक्ट्री को चलाना है तो चलाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदिल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को जहन्नुम में इसीलिए अल्लाह ताला ने डाला कि वो अपनी बिल्ली को कैद करके रखती थी और उस पर तशद्दुद करती थी, यहाँ तक कि वो मर गई। हमारे दीन में एक जानवर पे भी अगर आप तशद्दुद करते हैं तो उसकी सज़ा ये है कि आपको जहन्नुम में डाला जाएगा। इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक मौजूद रहे, और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे डांटा तक नहीं। एक मरतबा मुझे एक काम के लिए भेजा, मैं भूल गया, खेल कूद में लग गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए और मुझे उस काम की याद दहानी कराई, लेकिन डांटा नहीं। हमारे माशरे में घरेलू मुलाजमीन के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है और उसके जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे अनासर हैं, और आज हम कानूनी अंसर पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एडवोकेट मोहम्मद वक़ास हुसैन साहब को। वक़ास साहब, ये बताएं कि माशरे में ये बात फैल चुकी है कि चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कानून नहीं है, चाइल्ड लेबर के लिए कोई कानून नहीं है, और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे यही शोर उठता है कि कोई लॉ नहीं बनाया गया। तो पहले तो ये आप बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई कानून इस पे मौजूद है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुल्क में कानून दिए गए हैं बच्चों की एम्प्लॉयमेंट के लिए। इवन हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसका आर्टिकल 11 क्लॉज 3 जो है वो क्लियरली हमें बता दिया गया है उसके अंदर कि कोई भी बच्चा 14 से कम उम्र का हो वो ऐसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता जो कि फैक्ट्री हो, माइन हो, या फिर कोई ऐसी हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट हो। उसके अलावा जितनी एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो सारी कर सकता है, और ये अलाउड है हमारे कानून के अंदर। तो ये अलग बात है कि हाँ बिल्कुल ये एक गलत बात है कि इतने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो है वो 14 ईयर्स की बात कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर जो है तकरीबन कम से कम 17-18 तो होनी चाहिए थी, ताकि बच्चा कम से कम शुरू के अंदर अपनी शुरू की जो स्टेज होती है उसकी इंटर मैट्रिक करने का वक्त होता है, या फिर उससे भी छोटे आप 8-9 पे आ जाएं। तो बात सारी यही है कि ये गलत है। उससे राइट टू एजुकेशन है, सबसे पहले तो उसकी तालीम और तरबियत पे जो है बहुत कोशिश करनी चाहिए हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून ने ही बता दिया है कि इसके अंदर बच्चा जो है वो छोटी उम्र के अंदर एम्प्लॉयड हो सकता है। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि मतलब 3 जगहों पे ये फैक्ट्री हो, माइन इंडस्ट्री है, हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है, इधर नहीं काम कर सकता, मतलब बाकी जगह अलाउ है। मतलब ये हमारा कानून इजाज़त दे रहा है कि बाकी जगह बच्चे को आपने जो जिस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसकी जो लेबर वर्क करानी है वो अलाउ है। ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वही बात मैंने करी कि इसके अंदर सिर्फ जो एक्सेप्शंस दी गई हैं वो फैक्ट्री है, माइंस हैं और हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट को हमने इंटरप्रेट करना हो तो उसके लिए जो है वो हमें ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया था, और इवन बाद में जो उसकी अमेंडमेंट्स भी आई जिसके अंदर मज़ीद जो है उसे थोड़ा उन्होंने जो है वो एलेबरेट करा हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट को। बताएं उस एक्ट के हवाले से, क्या हैज़ार्डस के अंदर क्या क्या कैटेगरीज़ हैं कि जहाँ पे बच्चा काम नहीं कर सकता कानूनी तौर पे? अच्छा, अगर हम बात करें हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट की कि उसे जो है वो क्या इंटरप्रेट करा गया है, तो उसकी तकरीबन 4 मेन कैटेगरीज़ और तकरीबन 34 सब कैटेगरीज़ जो है वो बता दी गई हैं हमें कानून के अंदर, जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1991 है। अगर मैं बताता चलूँ तो मेन सब कैटेगरीज़ जो हैं वो फिर आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स की, उसके बाद जो है अंडरग्राउंड माइनिंग है,
मैन्युफैक्चरिंग, मिक्सिंग एंड अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अगर इसके अंदर पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स की बात करें तो वो तो हम डेली बेसिस पे देखते ही हैं कि बसेस पे जिस तरह से एक छोटा बच्चा कंडक्टर पे जो है वो जा रहा होता है और जिस इतनी डेंजरस तरीके से जो है वो बस वाला चला रहा होता है और वो गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है, तो सबसे बड़ी अलमिया तो यही है कि कोई इस पर एक्शन ही नहीं लेता है। बाकी मज़ीद जो है वो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्कैवेंजिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल वेस्ट है। वहाँ पर भी हॉस्पिटल में हमें छोटे बच्चे अक्सर दिख जाते हैं, कोई सरकारी अस्पताल हो वहाँ पर जो है वो क्लिनिक्स में है बिल्कुल कंपाउंडर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रखा हुआ होता है उन्होंने। सिरिंज का जो इस्तेमाल है उससे एड्स भी हो सकता है, ऐसी बीमारी जिनका कोई इलाज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। उसके बाद जो अगर हम आ जाएँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि वर्किंग एट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स, यहाँ पे जो है वो रेलवे पे जो है वो हमें बच्चे कूली दिख रहे होते हैं कि वो बेचारे सामान उठा कर जा रहे होते हैं। अब आप ये बताएं, एक छोटा बच्चा इतना भारी सामान उठाकर जब लेकर जाएगा तो उसकी बैकबोन पे क्या असर पड़ रहा होता है। उसके अलावा भी उसके जो है वो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं बाद में चल के, आगे चल के। तो ये तो बहुत गलत है कि इस तरह से करना होता है। इसी तरह पोर्ट पे भी हम देखते हैं तो वो वहाँ पर अक्सर मेरा जाना होता है, तो वहाँ पर फिर मैं यही देखता हूँ कि वो पोर्ट्स पे जो है बच्चों से जो है वो सामान उठवाया जा रहा होता है और बाकी चीज़ें जो है वो करी जा रही होती हैं, तो ये भी गलत है। फिर जो है वो अगर पोर्ट्स के पास ही जो है वो बंदरगाहें हैं, वहाँ पर जो है वो बच्चे होते हैं, उनसे जो है वो किश्तियाँ चलवाई जा रही हैं और वो वहाँ पे आगे चल के जो है तूफ़ान आ रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसकी वजह से बहुत बड़ा इन्हें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। डीप सी फिशिंग एग्जैक्टली, तो वो है सेक्ट में आप डीप सी फिशिंग बिल्कुल इसके अंदर है। अच्छा, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं। लेकिन फिर मुझे दोबारा ये बताएं कि अगेन वही बात कि 14 साल क्यों रखी है? 14 साल की उम्र में तो बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है, फिजिकल चेंजेस देख रहा होता है, ख्वाब देख रहा होता है, पढ़ाई उसको करनी होती है, अच्छा माशरे में अच्छा मकाम हासिल करना होता है। अब वो 14 साल की अगर एज में कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई 14 साल की एज में आप लगा दें काम पे, जहाँ लगाना है आपको लगा दें, जो उसका इस्तेमाल करना है कर दें, तो ज़ाहिर है फिर तो वो वही काम करेगा, वो पढ़ाई तो नहीं कर सकेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो लेजिस्लेटर्स थे उनकी क्या इंटेंशन थी कि 14 साल को क्यों उन्होंने मद्देनज़र रखा और आज तक क्यों नहीं चेंज हो सका? कोई क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाता कि 14 साल तो बहुत कम उम्र है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यही तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हमने 14 साल रखी भी क्यों है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो बात कर रहा है। एक तरफ वो कह रहा है राइट टू एजुकेशन है बच्चे को, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट पे भी जो है वो काम हो सकता है, वो कर सकता है। तो यही सबसे बड़ा जो है वो हमारा अलमिया है कि यहाँ पे जो है जितने बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। जब यहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो पूरी कौम को जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पूरी दुनिया में कि ये मामला हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तब जाके जो है वो इन्हें एक तरह से आप देखा जाए तो याद आता है कि हाँ यार इसके अंदर तो ये हमारे मसले हैं। लेकिन घर के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं, पूरा दिन काम करते हैं, कई के हफ्तों रुकते हैं, तो घर के अंदर काम करना तो उसके अंदर इलीगल नहीं है बच्चों को घरेलू तौर पे मुलाजमीन बनाना, या ये भी कानूनी तौर पे कोई जुर्म है? देखें, अगर आप कानूनी बात करें मुझसे तो इसके अंदर वैसे तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आप बच्चे को यूज़ कर सकते हैं अपनी होम एम्प्लॉयमेंट के अंदर। लेकिन एक ऐसा जो है वो कानून है जो इस्लामाबाद ने पास करा था चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत। उसके अंदर उन्होंने जो है वो घरेलू जो भी काम करवाना होता है मुलाजमीन से, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वो एक तरह से उन्होंने जो है वो इसे हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो लेकर आ गए थे इस्लामाबाद। लेकिन अगर इस्लामाबाद से हटकर हम बात करें तो वहाँ पर जो है कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो ये रिजवाना का मामला आया था बच्ची का, जिस पे तशद्दुद किया गया था जज साहब की बीवी ने, और वो भी केस चल रहा है इस वक्त, और बच्ची की सर्जरी भी हुई, बच्ची का भी बयान भी रिकॉर्ड हुआ है। वो कह रही है मुझे रॉड से मारा गया, फिर सर पे कीड़े पड़ गए, चेहरा बिगाड़ दिया गया खातून ने, और उसके बाद वालिदा के हवाले कर दिया। फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी भी हुई है। तो ये तो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है ना, मतलब इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं कि ये भी मना है कि घरेलू मुलाजमीन जो है हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंडर कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ख़ुद इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाक़या वो भी जज साहब। तो अब ये तो ये बताएंगे इस्लामाबाद में कैसे हो गया। दूसरा ये कि ये जो ख्याल होता है कि यार चले मजबूरी में खातून अपने बच्चे को दे रही, गलत है। 5-10 हज़ार रुपये के लिए वो कह रही कि भाई आप काम कर लें घर में, और वो देखते हैं कि आगे यार जज है, आगे वकील है, आगे कोई नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, तो ये मेरे बच्चे का ख्याल करेगा, मेरे बच्चे को पढ़ाएगा, तरबियत करेगा, और थोड़ा बहुत जो काम लेना है वो भी लेगा। तो यहाँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए जज साहब की बीवी जो है ना वो रॉडों से मार रही हैं।
तो अब ये जो है मतलब पढ़े लिखे और जो जाहिल और अनपढ़ लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। वैसे तो मतलब यही शोर होता है ना माशरे में कि पढ़े लिखा तबका चाहिए, तो ये पढ़े लिखे लोग जब इस तरह काम करेंगे तो कौन फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ आएगा। बिल्कुल आप ये बात सही कर रहे हैं कि ऐसा ही है, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से एक चाइल्ड लेबर के साथ हम लोग जो है जिस तरह से उस बेचारे को हैंडल कर रहे होते हैं, अगर होम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जो मालकिन होती है वो अपने बच्चों को साथ, छोटे जो चाइल्ड लेबर होती है, जो चाइल्ड एम्प्लॉय होता है उसे भी साथ लेकर जाती है खाने पे। लेकिन आप ये देखा करें कि किस तरह से वो उस जो बच्चा है उसे वहाँ कोने पे बिठाएगी, अपने बच्चों को जो है वो सबसे पहले खाने खिलाएगी, खाना खिलाते ही नहीं है, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स पे लेकर जाते हैं और देते ही नहीं खाना, वहाँ पर ले जाके वो खाना नहीं देते हैं, उसे नहीं खिलाते, वो उससे कहते हैं कि भाई माँ सामने कोने पर जाकर बैठ जाओ, तुम देखती रहो। वो बेचारा देखती रहती है या देखता रहता है, और यहाँ पर जो है वो अपने इतने बड़े रेस्टोरेंट्स में जो है वो बिठा के खाना खा रहे होते हैं। तो ये तो बेहिसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप तो समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जज साहब के घर पे है तो शहद से पढ़ लिख जाएगा, तालीम हासिल कर लेगा, तरबियत हासिल कर लेगा। वहाँ तो वो जो है ना वो बच्ची कह रही है कि कई हफ्ते चले जाते तो मैं घर में बंद रहती थी, लेके भी नहीं जाते थे। तो अब ये है कि लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है सिर्फ जज साहब की बात नहीं है, यहाँ पर तो बात है बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनके रिसेंटली जो है वो हमने इंसिडेंट भी देखे हैं इस तरह के कि उन्होंने भी मुलाजमीन पे तशद्दुद करा, और उसके अलावा भी हमारे सामने इंसिडेंट आ चुके हैं, लेकिन उस पर जो है वो बाद में कोई एक्शन नहीं होता है, वहाँ पर जो है बात दबा दी जाती है। और मुझे लगता है कि ये भी कोई दिन की बात चलनी है, उसके बाद जाकर के दब जानी है। कौन पूछेगा, किसी ने सवाल नहीं करना। और अभी ये मामला थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इस वजह से क्योंकि वो सर्वर फाड़ने का इशू था, और जो है वो जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से उस ब्रूटली टॉर्चर करा गया उससे, तो ये थोड़ा जो है वो हाईलाइट हो गया। वरना यहाँ पर तो नॉर्मल है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ छोटे जो मुलाजमीन होते हैं उनके साथ जो जिस तरह से करा जाता है, तो ये तो आपके और मेरे सामने है, हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप देखें ना ये कि बच्चों पे तशद्दुद है, फिर ख़वातीन के चेहरों पे तेज़ाब फेंकने के वाक़यात हैं, ये फ्रस्ट्रेशन माशरे में बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इंसान आप देखें बाहर निकलते हैं ज़रा सी वो बाइक के साथ टक्कर हो जाए, गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं, लोग लड़ना मरना शुरू हो जाते हैं, कौम जो है ना वो अब एक तरह से तबाह हो चुकी है। तो अब लेकिन अफसोस मैं आपको ये से आपकी सही बात है कि एक तबके की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा कि जज साहब जिम्मेदार हैं, उनकी वाइफ, उनसे तो हुई है मामला। अभी कराची में आप देखें ये बाटनानीस हॉस्पिटल में खातून अपनी वो जो घरेलू मुलाजमत थी उसको तशद्दुद करके वहाँ फेंक के चली गई। अभी उनका भी केस चल रहा है कोर्ट में। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क़वानीन तो मौजूद हैं, पहले तो आपने तासुर कायम कर दिया है हमारे नाज़रीन के लिए कि आप कह रहे हैं क़वानीन तो मौजूद, कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? मतलब फरिश्ते आएंगे आसमान से, या फिर जो है ना वो कोई ब्राज़ील या अफ्रीका से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से लेकर आया जाए? क्या करा जाए? कौन लोग आएंगे जो इन क़वानीन पर क़वानीन तो आप बनाते रहे, बैठ के बनाते रहे कानून पे कानून, लेकिन अब उस पर अमल दरामद कौन कराएगा? ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाज़रीन को कि ये लेबर का स्ट्रक्चर क्या है। लेबर के तो कोई कोर्ट्स अलग से होती हैं, कोई इनके मामलात होते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या क्या जो है वो कानूनी रास्ते मौजूद हैं? देखें, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो कि डायरेक्टरेट ऑफ लेबर के नाम से पाकिस्तान में मौजूद है वो काम करता है, और उसके अंडर जो है इन्होंने डिफरेंट लेबर इंस्पेक्टर्स जो है को बिठा कर रखा हुआ है कि भाई आपका काम है। या फेडरल सतह? ये प्रोविंशियल सतह पे है, और ये तकरीबन सारे प्रोविंसेस के अंदर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एक डिपार्टमेंट वो काम करता है, और उसके अंडर जो है वो लेबर इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे हुए हैं जिनका काम है कि ये सारी चीज़ें देखना। अगर मैं आपको फैक्ट्री की ही मिसाल दूँ तो फैक्ट्री के अंदर लातादाद फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर जो है वो काम कर रही है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है जो कि हज़ार्डस है, आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन लेबर इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो जाते हैं, जाकर जो है वो हिसाब किताब करके अपना सारा जो है वो आंखें बंद करके और वो वापस आ जाते हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो देखें। हालांकि सबसे बड़ा गलत बात यही है कि उन्हें देखना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। इवन हमारा KPK का, सिंध का और पंजाब का जो कानून है उसके तहत जो है वो आप इवन नाइट शिफ्ट में और ओवर टाइम बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी चल रहा होता है। यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर जाते हैं, जाकर जो है वो आंखें बंद करके वापस आ जाते हैं। अब आपको पता है कि वो क्यों आंखें बंद करते हैं, क्या मामलात होते हैं, तो वो ये कभी तो आपने देखा कि कोई लेबर इंस्पेक्टर घुसा फैक्ट्री में और कहा भाई अपने बेफॉर्म निकालो? क्योंकि 18 साल की उम्र, कम उम्र का शनाख्ती कार्ड तो बनता नहीं, तो कभी किसी ने बोला कि भाई बेफॉर्म दिखाओ? कभी आपने सुना? तसव्वुर ही नहीं है हमारे मुल्क में, तसव्वुर ही नहीं है कि कोई लेबर इंस्पेक्टर जाएगा और जाकर जो है वो डिटेल्स मांगेगा, बेफॉर्म मांगेगा या बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा। इस चीज़ का यहाँ पे तसव्वुर ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊँ, अभी अगर किसी लेबर इंस्पेक्टर से आप पूछ लेना कि कानून क्या बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर के लिए,
तो उसे कानून के बारे में भी नहीं पता होगा। यहाँ पे इशू सारा यही है, यहाँ पे लोगों को कानून के बारे में ही नहीं पता, तो अमल क्या खाक होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस यही देनी है कि कानून मौजूद हैं। हमें तो लेबर इंस्पेक्टर्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई ये कानून है, इनके तहत काम करो। तुम जाके कम से कम इतनी तो चीज़ रिक्वायर करो कि हाँ भाई ये बेफॉर्म या बच्चा कोई काम कर रहा है, काम तो नहीं कर रहा है या क्या हो रहा है, नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जैसे बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या है, कई सौ लोग बेचारे शहीद हो गए उस फैक्ट्री के अंदर, जल के मर गए। और दीगर फैक्ट्रीज़ के अंदर आ रहे हो, क्योंकि देखें कुरंगी इंडस्ट्री में छोटी छोटी गलियों में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर है वहाँ पे, ना कोई सेफ़ एग्ज़िट है। तो ये तो लेबर इंस्पेक्टर्स तो कमाल के लोग हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई जो चल रहा है चलने दो, हमारा जो है ना वो रोज़ी रोटी चलती रहे। आपने जिस तरीके से फैक्ट्री को चलाना है तो चलाते रहें। तो इसके मतलब इसके ख़िलाफ़ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है तो वो तो फिर फेल हो गई बुरी तरीके से। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर जो है वो हमारे फेलियर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो घरों के अंदर जो है मशीन लगाई हुई हैं, ऐसे हैज़ार्डस जो है वो काम हो रहे होते हैं घरों के अंदर एसिड्स बन रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, और उसके अलावा जो है लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत हैज़ार्डस हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इवन जो है वो एस्बेस्टॉस जो है वो पूरी दुनिया में बैन है, जो लकड़ी का बुरादा है उसका काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो घरों के अंदर लकड़ी का काम हो रहा होता है, एस्बेस्टॉस का काम हो रहा होता है जो कि कैंसरस है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो है वो मशीन्स लगाई हुई हैं, फैक्ट्रियाँ ली हुई हैं, लेकिन जो है वो कोई उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता कि भाई एक घर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे हो रही है और घर के अंदर आपने एक फैक्ट्री कैसे जो है वो लगा दी है, लग ही नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ ये भी मसला है कि जैसे रिजवाना का मामला आया, ये बाटवानीस हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया, ये तो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। अब आप देखें ना, एक वालिद या वालदा अपने बच्चे को किसी और के घर में मुस्तकिल काम करने के लिए हफ्तों महीनों के लिए छोड़ आए, सिर्फ कि जी 10,000 15,000 5,000 रुपये मिल जाएं, तो मुझे बताए ना कि भाई वो कैसे वकील करेगा, कैसे कोर्ट तक आएगा, थाने में जाएगा, कंप्लेंट फाइल करेगा, कौन सुनेगा उसकी? गरीब आदमी की तो थाने वाले सुनते ही नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएं ना कि गरीब जो तबका है, अगर चलें उनके साथ ज़्यादती भी अगर होती है तो मुझे लगता है रियासत ने उनके लिए क्या एहतमाम किया है कि वो जो है वकील कर सकें, जो वकीलों से रब्ता कर सकें। आप लोगों की तो फ़ीस ही माशाल्लाह लाखों रुपए की हो गई अब, तो इसके लिए क्या कोई मतलब आप लोगों ने कोई मतलब इस पर वर्किंग की है कि किस तरीके से ऐसे लोगों को एड्रेस किया जाए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए वकील? नहीं, हमने ऐसे ही वेलफेयर काम के लिए जो है वो, आप फिक्र ना करें, खैर फीस हम इतनी चार्ज नहीं करते, लेकिन बाकी एक हमारा इदारा एक तरह से चल रहा है जो कि इकबाल जिन्ना लॉ फर्म के नाम से है। उसके अंदर तो हम वैसे ही जो है वो विदाउट एनी फ़ीस जो है वो हम लोगों के काम आते हैं। और ख़ास तौर पे ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं वो भी हम डील करते हैं। पहले भी काफ़ी जो है वो हम लोग इस तरह के केसेस जो है वो डील कर चुके हैं जिसके अंदर। लेकिन इकबाल जिन्ना लॉ फर्म का मेन जो एम है वो इस वक्त यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। लोग कह रहे हैं कि कानून नहीं है, जबकि कानून मौजूद हैं, लेकिन लोग जो है वो उन्हें बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल भी होना चाहिए। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए कि भाई हम लोगों को अप्लाई करने की कानून, और जो है यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, जिस तरह के ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ के, तो उन्हें जो है वो हम रिज़ॉल्व करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ का, और जो है बाकी वेलफेयर पे भी हम लोग जा रहे हैं कि भाई हम जो है वेलफेयर उन बेचारों के काम आएँ कि जिन लोगों के साथ जो है ये मसले मसाइल दरकार हैं। अच्छा, अब ये एक लड़का जिसने अभी इंटर किया है, अब वो चाह रहा है कि वो लॉ के प्रोफेशन में है, वो सुन रहा है जी नोबल प्रोफेशन है, यहाँ तो लोगों की बड़ी खिदमत की जाती है, डॉक्टर्स का भी प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन के अंदर आता है। तो एक तो मुझे बताएं कि जो है वो मसाइल क्या आते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन वो कहते हैं कि जी आपका एडमिशन नहीं हो सकता, फला चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है, जो रिक्विजिट्स हैं आपकी वो आपने फुलफ़िल नहीं किया, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। दूसरा ये कि क्या वो इस फील्ड में आके इन जैसे लोगों की खिदमत कर सकते हैं, या फिर वो एक जो है वो मुजरिमों के साथ रह के मुजरिमी बन जाते हैं। तो ये इसके थोड़ा सा बताएंगे क्या एक नए जो यंगर जनरेशन है, क्या उसको लॉ के प्रोफेशन में आना चाहिए? इसमें कोई मतलब स्कोप है इस हवाले से कि आप लेबर तबके की कोई मदद कर सकें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में कम से कम लॉ का प्रोफेशन जो है वो नोबल नहीं है। अगर रियलिटी बेस्ड बात करी जाए, फैक्चुअल बात करी जाए, तो यहाँ पर नोबल प्रोफेशन नहीं है ये, अब नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम नोबल बना सकते हैं, हमें कोशिश की वर्किंग करने की ज़रूरत है कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हम लोग इस पे काम करें,
और इसे एक नोबल प्रोफेशन बनाएं। रही बात बच्चों की, तो बच्चों का यह है कि हम लोग भी बहुत काम करते हैं इस एरिया में कि भाई लोगों को कोई जो है वो लॉ की तालीम हासिल करना चाह रहा है और वकालत करना चाह रहा है। अच्छा मौका आप बताएं ना कि मतलब अगर मैंने इंटर कर लिया है तो मैं अगर एलएलबी की तरफ जाता हूँ तो ये एलएलबी का प्रोग्राम कितने अरसे का है और इसके लिए क्या रिक्विजिट्स हैं, फिर लाइसेंस, बार का लाइसेंस किस तरह मिलता है, हाई कोर्ट तक का आप ये सफ़र बताएं कि आपने हाई कोर्ट तक का जो सफ़र ये लिया है इसमें क्या क्या मुश्किलात आई और क्या क्या बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, और वो बच्चे जो इंटर कर चुके हैं उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई और प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए, इस हवाले थोड़ी सी आप जो है ना वो वसात के साथ बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ कि क्या किस तरीके से इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया जाए। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 5 साल की ये लॉ की डिग्री है। ठीक है। एलएलबी की ही डिग्री 5 साल की हुई है, पहले 3 साल की हुआ करती थी और उसके साथ जो है वो आपका 2 साल का बीओ हो, बीकॉम हो या कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आप लोगों को 3 साल जो है वो एलएलबी की डिग्री लेनी होती थी। और मैंने सुना उससे पहले 2 साल की थी। जी, उससे पहले 2 साल की हुआ करती थी, अब 5 साल की बिल्कुल। लेकिन अब जो है एलएलबी की ही डिग्री 5 साल की। अच्छा, मैंने अगर ग्रेजुएशन की हुई है, बीए बीकॉम किया हुआ है, तो तब तो मुझे 3 साल के एलएलबी में दाखिला मिल जाएगा या फिर तब भी 5 साल में एडमिशन लेना पड़ेगा? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब पॉसिबल नहीं है। अब जो है वो डिग्री 5 साल की इन्होंने कर दी है। सही है, गवर्नमेंट ने। अब जो है आपने हर हाल में जो है आप चाहे कुछ भी करके आए हुए हो, आपने एमफिल भी क्यों पास ना करा हो, लेकिन आपने अगर जो है 5 साल का एलएलबी करके और उसके बाद जो है वो आप दाखिला ले सकते। अच्छा, इंटर के फ़ौरन बाद मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या मुझे कोई टेस्ट वगैरह में अपेयर होना होगा, कोई मामला होगा? अच्छा, इंटर के बाद जो है वो बेसिकली लॉ असेसमेंट टेस्ट जो है वो HEC ने इंट्रोड्यूस करवा दिया साहब। और ये कैसे इसको अंदर मैं एनरोल हो सकता हूँ? इसमें आप जो है वो ऑनलाइन जाएं। अच्छा, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3-4 महीने बाद जो है ना लेट के टेस्ट आते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हर 3-4 क्वार्टरली बेस जो है वो ये टेस्ट होते हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इंटर बेस, मैट्रिक बेस किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं लेट का? उसमें ये HEC करता है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी हवाले से? जी, इंटर के सब्जेक्ट है उसके हवाले से जो ये नॉर्मल एक टेस्ट लेते हैं, वो आप क्लियर कर लें। अगर 50% अबव जो है वो आपकी मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। मैंने इंटर कर लिया, मैंने लेट भी क्लियर कर लिया, 50% ले लिया, अब मैं लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, अब आप लॉ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये 5 साल का है? बिल्कुल 5 साल का है। और रेगुलर है, मतलब प्राइवेट है कि मतलब वीकडेज में होता है, वीकेंड्स पे होता है प्रोग्राम? किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये? अच्छा, ये इसका मैं बताता चलूँ कि ये तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया है। कोई क्लासेस वीकडेज में या वीकेंड पे? ये वीकडेज में ही होता है। रेगुलर प्रोग्राम, प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है? कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं होता, ये रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं। सही है। और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे मौजूद हैं कि जहाँ से आप जो है वो आसानी से अपने एलएलबी कर सकते हैं। मैंने 5 साल की एलएलबी, अब मुझे बाहर से लाइसेंस मिल जाएगा? उसके बाद जो है वो फिर आपको ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट देना होता है एक, और आपने वो भी HEC ही कंडक्ट करवाता है और आपको लॉ गेट के नाम से। 5 साल पढ़ने के बाद क्या बचा है? HEC बेसिकली ये इवैल्यूएट ये करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो वाकई में इस काबिल है भी या नहीं। तो 5 साल में से पूछा जाता है? जी, यहाँ पे इशू सारा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका एजुकेशनल क्राइटेरिया, खैर मैं टारगेट तो नहीं करूँगा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन यह है कि वो इस लेवल का जो है वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है कि वो बाद में चल के जो बच्चा है ना उसने पूरा 5 साल में कुछ पढ़ाई नहीं होता। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि 5 साल में वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। सही है। क्योंकि काफ़ी लोग 5 साल जो है ना एक बहुत तवील अरसा है एक तरह से देखा जाए, तो वो बच्चा जो है ना वो बीच में जैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाता है। जो आप गेट कह रहे हैं ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, ये इसके लिए कहाँ एनरोल्ड होना होगा? अच्छा, इसमें भी HEC ही कंडक्ट करवाता है। अच्छा, ऑनलाइन में फॉर्म भर के एनरोल हो सकता हूं? बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो HEC कंडक्ट करवाता है, वो आपने क्लियर करना होता है, तो उसमें लॉ से ही रिलेटेड जो है वो सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि पहले 5 अटेम्प्ट्स थी, अब 7 कर दी हैं अटेम्प्ट्स, मतलब मैं अगर 7 अटेम्प्ट्स में गेट क्लियर नहीं कर सका तो मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन डिग्री मिल जाएगी, ये बात सही है? बिल्कुल ऐसे ही है, आपको डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने गेट भी क्लियर कर लिया, एलएलबी डिग्री ले ली, लेट भी क्लियर कर लिया, इंटर भी कर लिया, अब मुझे बाद लाइसेंस इशू कर देगी? अच्छा, लाइसेंस आपको उस बाद में इशू होगा कि अगर आपके जो है 50% मार्क्स जो है वो आए होंगे गेट के अंदर, अब मुझे लेकिन लाइसेंस इशू हो जाता है। यहाँ पर ऐसा भी मैंने देखा है कि जिसका इस वक्त ये हाल हो चुका है बार्स का भी, कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोफेशन तो नोबल रहा नहीं है, तो यहाँ पर जो बार्स हैं, बार्स के अंदर भी जो है वो देखा ही नहीं जाता कि बच्चे के गेट के अंदर कितने मार्क्स हैं। बार की नाइली, लेकिन मुझे बताएं कि फिर सिंध बार से मुझे मिल जाएगा, मतलब अगर मैं सिंध के अंदर हूँ या पंजाब में, तो मुझे सिंध बार गेट के बाद इशू कर देगी लाइसेंस या कोई और भी टेस्ट लेगी मेरा? अच्छा, गेट के बाद भी वहाँ पे बार एक कंडक्ट करवाती है, वो अपना लेती है, लेकिन वो तो फिर ना होने के बराबर होता है यहाँ पे क्या। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि ऐसे वकील हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो बार भी इग्नोर करती हैं। 5 साल की पढ़ाई
पढ़ाई जो है 5 साल में तो बंदा डॉक्टर बन जाए, ये 5 साल की जगह 4 साल काफ़ी नहीं थे? मतलब ये 5 साल के लिए इन्होंने जो है सिलेबस डिज़ाइन कर दिया। 5 साल का असर बहुत ज़्यादा नहीं आपको महसूस हो रहा? और उसके लिए फिर आप जो है ना टेस्ट को भी काउंट करें, लेट भी करें, गेट भी करें, सिंध बार का टेस्ट इंटरव्यू है, तो फिर ये तो पता नहीं 7-8 साल में पहुँच जाएगा। तो ये इसके लिए थोड़ा कम करके 4 साल नहीं कर देना चाहिए? देखिए, था तो ये 3 साल के ही, लेकिन 3 साल का वो इस तरह से था कि जब कोई जो है, जब जिसकी कोई दाल जहाँ पर नहीं गल रही है, वो हालांकि वो बड़े बड़े जो है वो डिग्रीज उसने ली हुई होती थी, लेकिन जो है वो अनएम्प्लॉयड होता था, तो आखिर में जो है उसके पास ये ऑप्शन बचता था, अगर कुछ ना मिले तो आकर जो है वकालत कर लो, तो वहाँ पर जो आपको मिलनी मिली लोग जो है वो कर रहे थे। अच्छा चले, रिटायर्ड लोग जो है वो आ जाते थे और आकर समझ बूझ हासिल करने के लिए अच्छी बात है, समझ बूझ हासिल करने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर जो जिसका इंटरेस्ट हो इस तरफ वही आए। लेकिन इंजीनियरिंग 4 साल की है, इंजीनियरिंग 4 साल की, बैचलर इन साइंस 4, बैचलर इन कॉमर्स 4, बैचलर इन आर्ट्स 4 साल का, ये 5 साल का क्यों है? ये भी 4 साल का होना चाहिए। देखिए, 5 साल का बेशक है, लेकिन ये फिर मास्टर्स के बराबर हो जाता है। अच्छा। जो LLB है वो हमारा मास्टर्स के बराबर है, और उसके बाद LLM जो है वो फिर MPhil के बराबर हो जाता है। LLM के बाद PhD कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो PhD कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें तो बच्चे को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि यार मैं LLB कर रहा हूँ तो मैं तो बैचलर्स के इक्विवेलेंट हूँ। अच्छा, मैंने सिंध बार काउंसिल से भी जो है ना लाइसेंस ले लिया, अब मुझे कौन से कोर्ट्स में अपेयर होने की इजाज़त दी गई है? अच्छा, आपको जो है सबसे पहले तो लोअर कोर्ट्स में ही अपेयर आप हो सकते हैं। सिंध बार काउंसिल के बाद कोई और भी बार है या फिर जो है ना सिंध बार काउंसिल है, लेकिन जो कंसर्न सिटीज की बार है वो उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई हैं। अच्छा, जैसे कराची बार एसोसिएशन। तो मैं कराची बार का हूँ मेंबर, तो मलिर बार का भी उस वक्त साइमल्टेनियसली हो सकता हूँ या फिर कराची बार के ही रहूँगा मेंबर? नहीं, आप कराची बार के ही रहेंगे। फिर मलिर बार का जो है डिफरेंट उन्होंने अपना हिसाब रखा हुआ है, जो मलिर का रिहायशी है वो वहाँ पे कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन बेसिकली वो एसोसिएशन है, वो कोई प्रॉपर बार नहीं है। जो मेन बार काउंसिल है वो तो सिंध बार काउंसिल है, जो आपको लाइसेंस इश्यू करता है। अब सिंध बार मुझे कौन से कोर्ट्स में अपेयर होने की इजाज़त दे रहे हैं? आपको लोअर कोर्ट्स में ही अपेयर होना पड़ेगा, और उसके अंदर ये है कि आपको इतना अख्तियार है कि आप जो है सिविल नेचर के केसेस लें या क्रिमिनल नेचर के केसेस लें, या फिर जो है आप कोई स्पेशल केसेस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो हाई कोर्ट की केसेस की। तो हाई कोर्ट के लिए फिर क्या क्राइटेरिया है? तकरीबन आपने 2 साल जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर, जो आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो आपने काम करना है, और उसके बाद जो है वो आपके पास तकरीबन उस हाई कोर्ट के एनरोलमेंट के लिए 5 ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर किसी भी तरीके के हों, बेल के ऑर्डर हों, या फिर जो है किसी एप्लीकेशंस पे ऑर्डर हुए हों, या फिर कोई जजमेंट्स हों प्रॉपर, तो वो 5 वो चाहिए। साथ में तकरीबन 10 वकालतनामे आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट में इनरोल हो सकते हैं, और उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट में इनरोल हो गए, अब आप कौन से कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं? अब आप पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, जितने भी हैं। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि फिर आप 7 साल बाद जो है वो चल के एलिजिबल होंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में फिर अपेयर नहीं हो सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते, बाकी तमाम तरह के कोर्ट्स में जो है ना वो, जी, पाकिस्तान के जितने कोर्ट्स हैं आप सब में अपेयर हो सकते हैं। 5 साल ठीक है, और फिर 2 साल, 7 साल बाद आपको कहीं जाके जो है ना वो हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी मिलती है, या उससे भी तकरीबन ज़्यादा अरसा हो जाता है। तो अब मुझे ये बताना है कि ये जो जनरेशन है, ये मतलब ये लॉ का प्रोफेशन कैसा देख रहे हैं? आपकी हालात देखें आप, माशी तौर पे बहुत बुरा हाल है। एक बच्चा जो है वो इंटर कर रहा है, उस वक्त उसके घर के बहुत बुरे हालात हैं, वो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है साथ साथ, इसीलिए ये जो है ना मुलाजमीन जो इस तरीके के जो लोग हैं फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई पैसों की ज़रूरत है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मुझे पता है ना, एक बच्चा इंटर करके है, फिर 5 साल की डिग्री पहले वो कंप्लीट करे, फिर 2 साल जो है वो प्रैक्टिस करे, और मेरे ख्याल से इसमें कोई 6 महीने की इंटर्नशिप वगैरह भी होगी इस तरह की, जिस तरह MBBS वगैरह में होते हैं। तो ये प्रोफेशन क्या आपको लगता है, मतलब इससे बंदा आते ही पैसा कमाना शुरू कर देता है, या फिर इसमें भी मेहनत चाहिए? तो ये प्रोफेशन अख्तियार करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि माशी तौर पे तो वकील भी बहुत ज़्यादा वीक है इस वक्त। उसे भी ज़रूरत है कि कोई जो है वो अलग प्रोफेशन अख्तियार करे, इवन करते हैं यहाँ पे। हालांकि जो हमारे कानून बनाए गए हैं लॉयर्स के स्पेसिफिकली, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्लियरली है कि आप कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मजबूरी के तहत काफ़ी वकील ऐसे हैं जो अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक वक्त में 2 काम हो रहे होते हैं। यहाँ पे बेचारे वकील भी मजबूर हैं, वो क्या करें? यहाँ पर जो है उन्हें दूसरा प्रोफेशन इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि माशी हालात ऐसे हैं कि भाई आप इसी प्रोफेशन के अंदर जो है ना नहीं कर सकते। एक लड़का जो इतनी मेहनत करके अब आए, अब वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोगों की खिदमत करे।
और जो है ना इस तरह के फ्री केसेस ले, वो तो अपने घर को चलाएगा, रोज़ी रोटी कमाएगा, या फिर जो है ना वो ऐसे लोगों की आवाज़ बने। तो वाकई आपकी बात वही आ रही है कि नोबल प्रोफेशन अब नहीं रहा, क्योंकि अब इसके अंदर मजबूरियाँ इतनी साथ जुड़ गई हैं कि इंसान जो है ना पैसा कमाए या फिर जो है वो लोगों के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना वकालत, इसमें इम्पैक्ट है, मतलब आप माशरे में इम्पैक्ट ला सकते हैं। बाकी प्रोफेशंस भी हैं उसके ज़रिए भी ला सकते हैं, लेकिन वकालत ऐसा जो है पेशा है जिसके ज़रिए आप माशरे में कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो अब आपको लगता है कि यंग जनरेशन जो है वो अगर इस तरफ आती है तो वो कोई माशरे में तब्दीली ला सकती है वकालत के ज़रिए? वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ये सोच कर नहीं आता कि मैं माशरे में कोई तब्दीली लेकर आना चाह रहा हूँ। सही है। वो बस ये होता है कि भाई मेरे पास जो है वो लाइसेंस आ जाएगा तो मैं जो एक पावर आ जाएगी मेरे अंदर। यहाँ पर जो इस वक्त सोच है ना लोगों की, जो वकीलों की सोच है, वो यही है कि मेरे पास पावर आ जाएगी, मैं जब चाहूँ बदमाशी कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ जो है वो बदतमीज़ी कर सकता हूँ किसी के साथ भी। मुझे इस चीज़ का लाइसेंस मिल चुका है, मुझे खिदमत करने का लाइसेंस नहीं मिला। चलिए एक लाइटर नोट पे ये बात बताएंगे कि मतलब ये बात सही है कि किराए के मकान नहीं मिलते वकीलों को, और ये बैंक से लोन नहीं मिलता, और रिश्ते भी नहीं होते अब तो वकीलों के? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर जो है वो मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं कि लोन्स नहीं मिलते, किराए पे कोई घर नहीं देता। क्योंकि बात वही है कि वो पावर का जो है नाजायज़ पर इस्तेमाल करता है वकील। वो कहता है कि भाई चलो मेरा घर हो गया है ये, अब मुझे किराए पे दे दिया तो मतलब ये मेरा घर है, अब मैं रहूँगा, जाकर केस कर दो मेरे ऊपर। फिर केस जो है वो वही बात है कि वो प्रोलॉन्ग हो जाता है केस। तो उसे पता ही है कि किस तरह से जो है डिलिंग टैक्टिक्स से उसने कोर्ट के अंदर खेलने हैं, तो वो जो है वो लंबा खेल जाता है। तो यहाँ पर ये इशू है। फिर इसी तरह बैंक के लोन की भी बात है कि वो लोन तो उठा लेता है, फिर बाद में कहता है चलो देखते हैं कोर्ट में, चलो। अच्छा, एक लड़का जो 5 साल मेहनत करके और तरह तरह के टेस्ट क्लियर करके आ रहा है, और एक और लड़का है जो इंटर के बाद 3 साल का या 2 साल का LLB लंदन प्रोग्राम करके आ जाता है, तो ये बताएं कि UK जाना उसके लिए ज़रूरी है या पाकिस्तान से डिग्री मिल जाती है? फिर साइमल्टेनियसली बार एट लॉ और एक LLM, इनमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि लोग पूछते हैं कि बार एट लॉ करना है, LLM करना है। तो ये दोनों ज़रा क्लियर करेंगे, इन दोनों डिग्रीज़ में फ़र्क क्या है, LLB पाकिस्तान और LLB लंदन, और बार एट लॉ वर्सेस LLM, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका जो आपने पहले सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे दूँ। यहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने जो है वो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो वो पाकिस्तान में ही डिग्री अवार्ड करवा देते हैं। अच्छा, जाने की ज़रूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं ज़रूरत नहीं यहाँ जाने की। और यहाँ पर होता ये है कि वो कुछ कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं यहाँ पे जो बाहर के होते हैं, तो वो यहाँ पे कंडक्ट करवा के असेसमेंट कर लेते हैं और उसके बाद वो उन्हें एडमिशन दे देते हैं। और फिर सारी जो तैयारी वगैरह है वो सारी फिर यहीं पर ही करवाई जाती है, और उसके बाद जो है वो फिर उन्हें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री अवार्ड हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री लेकर आएगा वो डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एनरोल्ड हो जाएगा। उसने भी लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो पहले काम करना है। आप देखें ना, वो 3 साल में कर रहे हैं, वो 5 साल में कर रहे हैं, तो ये 2 साल तो बच रहे हैं। तो ये जो डिग्री है इसकी फ़ीस जो है ना अफोर्डेबल है या फिर बहुत ज़्यादा है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिग्री जो है अफोर्डेबल नहीं है हर आदमी के लिए। जी, यहाँ पर जो है वो जो अफोर्डेबल है वो तो पाकिस्तान की ही डिग्री है जो कि 5 साल की है। लेकिन 3 साल के अंदर भी फिर आप 1 साल का जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह आपको करने होते हैं, तो उसमें तकरीबन 1 साल लग जाता है। पाकिस्तान में बैठे UK की डिग्री ले लें? बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप UK की डिग्री ले सकते हैं। इवन आप बार एट लॉ भी आप पाकिस्तान से बैठ के जो है वो कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बार एट लॉ और LLM में क्या फ़र्क है? अच्छा, LLM बेसिकली डिग्री है, ये एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है। लेकिन अगर हम बार एट लॉ की बात करें तो बार एट लॉ जो है एक सर्टिफिकेशन है जो लंदन जो है वो आपको अवार्ड करता है, और उसके सर्टिफिकेशन की बेस पे इसका मतलब ये होता है कि आप UK ही कोर्ट्स के अंदर अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, LLM करके मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता? LLM करके बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। UK की कोर्ट्स में? UK की कोर्ट्स में नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए बार एट लॉ करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप सॉलिसिटर वहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन आप जो है वहाँ पे अपेयर नहीं हो सकते बिफोर एनी कोर्ट। आपको बार एट लॉ करना वहाँ पे ज़रूरी है। LLB लंदन में बहुत महंगी डिग्री है, तो ये बार एट लॉ का सर्टिफिकेट भी बहुत महंगा होगा, इसकी भी अच्छी खासी फीस होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लाखों रुपए की फीस है, इवन करोड़ों रुपए पे पहुंच जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स LLM में दाखिला नहीं ले पाते। पाकिस्तान में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी HEC ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि 50 स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं आप 1 साल में, और 100 स्टूडेंट्स LLB के एनरोल हो सकते हैं। तो जो लिमिट लगाई जा रही है HEC की तरफ से, लेट लगाया जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है? कि मतलब लोगों को इनकरेज करना है कि लॉ की डिग्री लें, या डिस्करेज करना है? नहीं, लोगों को बेसिकली फ़िल्टर आउट करना है। जो मैंने आपको वही बात करी कि जिसका पहले जहाँ कहीं दाव नहीं लगता था वो आता था और आकर जो है वो वकालत की डिग्री लेकर चला जाता है और फिर जो है वो वकालत शुरू कर देता है। लेकिन अब इन्होंने इस तरह का बहुत अच्छा काम करा ये गवर्नमेंट ने
कि ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है अब हमने प्रॉपर जिसका इंटरेस्ट हो लॉ की तरफ, जिससे लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ ना कुछ खिदमत करनी है माशरे की, या फिर मैंने जो है वो यही प्रोफेशन जो है वो अपनाना है, तो वो फिर आकर जो है यहाँ पे एनरोल होता है, एडमिशन लेता है लॉ यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद आगे काम करता है। अच्छा, मैंने वकालत की डिग्री ले ली, मैंने बार का लाइसेंस ले लिया, अब मैं माशरे में तब्दीली कैसे लाऊं? मतलब एक बच्चा जो ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट और लाइसेंसेस हासिल कर लेता है, तो वो माशरे में तब्दीली लाने के लिए अपने आप को किस तरीके से कारामद कर सकते हैं? मतलब आप देखें ना कि ये माशरे में बहुत बुराई हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। अभी आप देखें, आप रिंगिंग टोन पे ही जो है ना वो SECP का मैसेज आ रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जितनी भी लोन ऐप्स हैं ये आसान शराइत पर जो है वो कर्ज़ा दे रही हैं। अब लेकिन नहीं, मुश्किल शराइत पर कर्ज़ा दे रही हैं, और आपको कर्ज़ा लेना हो तो देख के लें। और आपको पता है लोन ऐप्स तो फ्रॉड हैं, और ये लोगों के डेटा हैक कर लेते हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेते हैं, उसके बाद उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को ब्लैकमेल के तौर पे यूज़ करते हैं। कई लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी कर ली हैं। इसी तरीके से आप देखें कि नेशनल मीडिया चैनल पे और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे 1xBet, मेलबेट, ये इस तरीके के जो है ना वो एड्स चल रहे हैं, और जो मतलब प्योरली जो है वो बैटिंग साइट्स हैं, जुए और सट्टे की साइटें हैं, और उनका नाम बदल बदल के आ रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं वकील बन जाऊँ अगर, मतलब जो कोई लड़के की मिसाल दे रहा हूँ, तो माशरे में किस तरह तब्दीली ला सकते हैं? देखिए ना, घरेलू मुलाजमिन का मामला हो, लोन ऐप्स का मामला हो, ये बैटिंग साइट्स का मामला हो, इसको कैसे आप लॉयर्स कोई मूवमेंट चला के केटर कर सकते हैं, या पटिशन फाइल करनी चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए? देखिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बिल्कुल उठाई जा सकती है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा इशू ये है कि वकीलों जो है वो वकील हजरात जो है वो अपनी जो है वो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते। माशी तौर पे जो है वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो उनका इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ होता ही नहीं है। उनका मेन मकसद यही होता है कि यार किसी तरह से मैं किसी क्लाइंट को घेरूँ, फीस निकलवाऊँ, जान छुड़ाऊँ, बस। उसने कोशिश ये नहीं करनी है कि मैं माशरे के लिए जो है वो कुछ चेंजेस लेकर आऊँ। अब अगर हम यही देख लें कि यहाँ पर जो है सूदी निज़ाम को किस तरह से एनकरेज करा जा रहा है, जो इवन अगर आप किसी को कॉल करें तो वो जो औरत बोलती है कि भाई ये आप कर्ज़ा उठाएं आसान एक साथ पे, लेकिन सोच समझ के करें, तो इसका मतलब यही हो गया कि आप एनकरेज कर रहे हैं कि आप सूदी निज़ाम में जो है वो पड़ जाएँ। ऑलरेडी चल ही रहा है वो तो खैर हमारे मुल्क में। फिर ये लोन ऐप्स जो आ गई हैं, हालांकि बजाय इसके कि इस पर क्रैकडाउन करा जाए, इन लोन ऐप्स को ख़त्म करा जाए, बंद करा जाए, आप कह रहे हैं कि भाई देखभाल के जो है वो आप लोग जो है वो इनसे कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही ना, मतलब जो है ना, क्योंकि SECP ही इजाज़त देता है बिज़नेस करने का पाकिस्तान, तो SECP ही रोकेगा। जो इदारा इजाज़त दे रहा है, इशू कर रहा है लाइसेंस के भाई आप कमिटमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट इशू कर रहा है पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे, तो वही तो रोकेगा, और कौन रोकेगा? लेकिन आप SECP को मजबूर कर सकते हैं या कोई लॉयर्स मूवमेंट के ज़रिए, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वकीलों को कुछ ना कुछ तो हरकत में आना चाहिए। नहीं, इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो खैर मैंने तो बहुत बड़ी कोशिश करी कि एक बहुत मशहूर जो है वो ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि यहाँ पे SECP से रजिस्टर्ड नहीं थी और वो इलीगल यहाँ पे काम कर रही थी, तो अभी भी मैं खैर उसके पीछे लगा हूँ कि किसी तरह से जो है वो उसे बंद करा जाए, किसी तरह से उसके ऑपरेशन जो है वो रुकवाए जाए। तो उसका ऑफिस कहाँ है? उसका ऑफिस मैं अगर आपको बताऊँ, उसका ऑफिस जो है वो कोई एक जजीरे के अंदर है, यूरोपियन कोई आइलैंड है, वहाँ पर उसका ऑफिस रखा हुआ है। और वो पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। इतना अर्सा ही काम करती रही ये तो कोई काफ़ी अर्सा काम करती रही है, तकरीबन 6-7 साल तो ये काम करती रही हैं। होंगे इस ऐप इसमें तो लाखों विक्टिम्स हैं जो मेरे पास आए, और अगर मुझे बताया कामयाबी हासिल हुई है इसमें, कामयाबी बस इतनी हासिल हुई कि यहाँ पर जो उनके कुछ एजेंट्स थे जो पैसे जो है वो लिया करते थे अपने अकाउंट्स में, उनके खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च हुई है, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्वेस्टिगेशन इतनी FIA की तरफ से इतनी कोई पैथेटिक इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त कि वो जो है वो काम करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप जो एजेंट्स कह रहे हैं, अब एजेंट्स में मतलब वो लोग जो कंपनी के ऑपरेशंस रन कर रहे हैं या कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, किन की तरफ आपका इशारा है? मेरा दोनों की तरफ इशारा है। इसमें एक तो वो एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे, वहाँ से इन्हें पैसे मिल रहे थे प्रमोटर्स को, जो कि अपने YouTube चैनल्स पे और दूसरे चैनल्स पे जो है वो प्रमोट कर रहे थे कि ये आप लोन ऐप जो है वो लोन ऐप, सॉरी मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग कंपनीज को जो है वो आप इस पर ट्रेडिंग करें, उन्हें इनकरेज कर रहे थे कि ये प्रोमो कोड है। बड़े यूट्यूबर्स के तो अभी भी चैनल्स पे इनके ऐड आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये तो मतलब फिर कोई इफेक्टिव काम नहीं हो पा रहा ना इसमें। नहीं, इफेक्टिव काम नहीं हो रहा, क्रैकडाउन नहीं हो रहा इनके खिलाफ। फिर दूसरा अगर आप देखा जाए तो दूसरे एजेंट्स वो थे जो यहाँ पर जो है वो पैसे कलेक्ट करते थे
और फिर जो है वो उन्हें आप जो विक्टिम था वो उन्हें पैसे उनके अकाउंट में जमा करवाता था, तो उसके वॉलेट में कन्वर्जन हो गया। होते थे उनके ये कंपनी लोकल अकाउंट्स थे, ये लोकल अकाउंट्स में आपके नाम से, मेरे नाम से, इस तरह के नाम से जो है वो सुना है कि कुछ ट्रेडिंग एप्स हैं वो कुछ डेयरी फार्मर्स के अकाउंट्स दे देती हैं, उनमें आप पैसे डिपॉजिट करें और आपके मोबाइल में डॉलर्स आ जाते, मतलब वो शो हो रहे होते हैं कि आपने इतने डॉलर्स आपके पास आ गए। मतलब ये लोकल लेवल पे हो रहा है, तो ये बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं इसका मतलब क्या है? तो बैंक्स क्यों नहीं क्रैक डाउन कर रहे हैं इनके खिलाफ? बिल्कुल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, और बैंक्स के अंदर बेसिकली ये शो करा जाता है, जो मेरी रिसर्च है इसके अंदर यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि भाई हम तो फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो हमें इख्तियार दिया जाए। तो बैंक्स जो है वो नाम को नहीं देखते कि ये डेयरी फार्म की कोई कंपनी है या फिर जो है वो कोई मोबाइल कंपनी है या कोई भी है XYZ। वो बस जो है वो कहती है कि अब आए आप अकाउंट, मतलब मैंने उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए और मेरे जो वॉलेट है, जो ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर वो कॉइन्स या फिर जो करेंसी कन्वर्ट हो गई, करेंसी कन्वर्ट होकर आ जाती है, जैसे कि डॉलर्स हो गए, डॉलर जो है वो आपकी वॉलेट में आ गए। और लेकिन बात यह है कि जिस वक्त वो डॉलर कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो समझ लें आप फंस गए। अब आपके पास वो करेंसी आपके हाथ में रही नहीं है, तो उसका मिसयूज़ हो जाता है, फिर आपको मिलने ही नहीं होते। आप जो है वो फिर कोशिश में लगे रहते हैं जो विक्टिम है कि भाई मुझे जो है वो पैसे वापस मुझे मिलें जो मैंने ट्रेडिंग करी या जो भी है। तो वो उसके साथ स्कैम हो चुका होता है, वो पैसे अब उस स्कैमर के होते हैं, विक्टिम के नहीं होते हैं। लेकिन अब ये तो आप डिजिटल फ्रॉड्स का जो ज़माना है, और साथ आप देखें ये घरेलू मुलाजमिन का तशद्दुद है, इस तरीके के बहुत सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं माशरे में, तो ये तो फिर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि माशरती सूरत हाल पाकिस्तान की बिगड़ती जा रही है, हर बंदा शॉर्टकट में लगा हुआ है कि भाई मैं जो है ना लाख को 10 लाख कर लूँ, 5 लाख कर लूँ, इस ऐप में डाल दूँ पैसा, वो ऐप से मुझे पैसा मिल जाए, फला वाले इतना दावा कर रहे हैं कि इतनी हम ट्रेडिंग कर लेंगे इसके। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से चीज़ जो जिन है ये बोतल से बाहर निकल रहा है, इसको जिन को वापस बोतल में कौन डालेगा, ये बताएं। काम तो हमारा ही है, वकीलों का काम है कि कुछ जो है वो खिदमत करें कौम की, और जो है वो किसी तरीके से ये जो माशरे की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली वकील भी अपनी सियासत में और अपने माशी सूरत हाल में इस वक्त इतने झगड़े हुए हैं कि उन्हें जो है वो वक्त ही नहीं मिलता कि वो इस तरफ भी जो है वो कोशिश बड़े करें। बड़े वकील तो नहीं झगड़े हुए ना, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लॉयर्स वो कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, केसेस में मिल रहे हैं, तो उनको तो कमाओ, तो वो तो उनके पास तो एक्सेस है, मीडिया का भी एक्सेस है, तो वो तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब वो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं कि जो मतलब एक आम वकील है उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन बड़े बड़े जो बैरिस्टर्स हैं और जो लॉयर्स हैं वो तो अगर चाहें तो उनको तवज्जो देनी चाहिए इस तरफ। असल में फिर वही बात आ जाती है कि वो फिर अपने दूसरे मैटर्स के अंदर जो है वो इतने बिजी होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं, बड़े केसेस उनके पास ऑलरेडी होते हैं, उन्हें वो हैंडल करने होते हैं, डील करने होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस तरफ जो है वो टाइम नहीं मिलता है कि वो कुछ करें यहाँ पे। चलें, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया वक़ास साहब, और जो आपने कोशिश अपने तहत तक कर रहे हैं, अपनी हद तक कर रहे हैं, अल्लाह उसमें आपको कामयाबी दे। और शुरू में जिस तरह मैंने हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बिल्ली के ऊपर जो औरत तशद्दुद कर रही थी वो जहन्नुम में गई, तो यहाँ जो घरेलू मुलाजमीन पे तशद्दुद कर रहे हैं या जो लोन ऐप्स हैं लोगों को ख़ुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो ये भी अपनी आखिरत के बारे में सोचें कि एक जानवर पे तशद्दुद करने पर जहन्नुम की सज़ा मिल रही है, तो इंसानों पे तशद्दुद करने का हाल क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वक़ास साहब, इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।